नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक प्राइवेट गुड्स के बारे में। मेरिट गुड्स जो आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है मेरिट गुड्स पे, और पीपीसी कर्व। तो ये जितने भी टॉपिक हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसमें एक चीज हम देखते हैं कि जितना अगर हमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो जो कैपिटल स्टॉक होगा वो भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हम ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे, है ना। अब इनकम जनरेट करते हैं तो इनकम जब हमारे पास आती है तो इनकम क्या होती है, या तो वो कंज्यूम होती है या तो वो सेव होती है, ठीक है। तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। जितना आपने कंज्यूम किया है प्लस जितना आपने सेव किया है उस पूरे को अगर हम जोड़ दे तो आपकी टोटल इनकम निकल जाएगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब सेविंग क्या है? सेविंग सोर्स ऑफ फाइनेंस है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको सेव करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एड्स टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होगा, कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा इकोनॉमी में, और उसकी वजह से क्या होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देयर नीड टू रिड्यूस द शेयर ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इनकम है। इनकम को आप वाई से डिनोट कर लीजिए, इनकम को वाई से डिनोट कर लेते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपको कंजम्पशन जो है वो कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये कैपिटल फॉर्मेशन में काम आता है। तो ये सब कुछ हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, कंजम्पशन कम करते हैं, ठीक है, और हम सेव कब करते हैं, हम इन्वेस्ट कब करते हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ज्यादा हाई होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सेव करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। अ चॉइस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। अब प्राइवेट गुड आपको आइडिया लग गया होगा नाम से ही, प्राइवेट यानी कि पर्सनल, किसी एक व्यक्ति का जिसको कोई दूसरा व्यक्ति टच नहीं कर सकता, बिना उसकी मर्जी के यूज नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, द टर्म गुड्स आर हेयर इंक्लूड सर्विसेज ऑल्सो। गुड्स एंड सर्विसेज कुछ ऐसे होते हैं जिनकी अवेलेबिलिटी जो होती है कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए होती है, ठीक है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, मे बी प्राइस्ड इन द मार्केट एंड ओनली दोज हु पे इट्स प्राइस में अलाउड टू हैव इट। अगर आपने कोई मार्केट में प्रोडक्ट देखा है, उसका कोई ना कोई प्राइस होगा, ठीक है। आपने कपड़े देखे हैं मार्केट में, कपड़ों का कुछ ना कुछ प्राइस है। अब जो उस प्राइस को पे करेगा वही तो उन कपड़ों को यूज करेगा। ऐसा थोड़ी है कि पूरी कॉलोनी एक ही कपड़े पहन रही है, ठीक है, नहीं। तो मतलब क्या होगा, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका जो प्राइस पे करता है वही उनको यूज करता है और किसी और को यूज करने का अलाउ नहीं होता है। जैसे शर्मा जी ने एक कार खरीदी, शर्मा जी ने उस कार के लिए पे किया, तो उनके जो पड़ोसी हैं वर्मा जी, जब तक शर्मा जी अलाउ नहीं करते तब तक उस कार को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो शर्मा जी का प्राइवेट गुड है, ओके। तो this characteristics of a product by which some people can be prevented from its use is referred to as principle of exclusion। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें आप ये देखते हैं कि कुछ लोग जो है जिनको मना है इन गुड को यूज करना, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन से हम एक शब्द याद करते हैं, एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब क्या होता है, जिनको बाहर निकाल दिया जाता है। इंक्लूडेड, इंक्लूडेड मतलब जिसको सम्मिलित कर दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग दोज पर्सन हु कैन नॉट पे फॉर इट, इसके हिसाब से जो लोग इसके लिए पे नहीं करते हैं या जो पे नहीं करना चाहते हैं उनको अलाउ नहीं होता है इसको यूज करना, दैट इज नोन एज प्राइवेट गुड। एनी गुड विच कैन बी प्राइज्ड whose use can be restricted to selected person is termed as private good, okay, clear है। पब्लिक गुड क्या होता है, पब्लिक गुड जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, सब लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिस्ट्रिक्ट। अब डीटीसी बस है, दिल्ली में डीटीसी बस चलती है, गवर्नमेंट बस है, कोई मना नहीं कर सकता है, ठीक है, कि आप नहीं चढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल है, कोई मना नहीं कर सकता है कि आप उस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कोई मना नहीं कर सकता है कि आप वहां पर नहीं जा सकते। रोड है,
कोई मना नहीं कर सकता है कि आप इस रोड पे नहीं चल सकते हैं या आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। अगर आप हमारी गली से जा रहे हैं तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है नॉट पॉसिबल टू रिस्ट्रिक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल्स के लिए ये मना करना कि भाई आप इस प्रोडक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, ये पब्लिक गुड में नहीं आता है। पब्लिक गुड में क्या होता है, सभी इंडिविजुअल्स के लिए कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर होता है। पब्लिक गुड को हम सोशल गुड भी कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पब्लिक गुड की जगह दे देता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल गुड, ठीक है। तो ऐसे गुड्स का कोई प्राइस नहीं होता है, ठीक है। आप रोड पे चलते हैं तो आप उसके पैसे नहीं पे करते हैं, ठीक है, फ्रॉम यूजिंग इट, सम पर्सन फ्रॉम यूजिंग इट, दैट वे इट इज इनडिविजिबल, मतलब इसका कोई कंपटीशन नहीं होता है। डिफेंस सर्विस जो है टिपिकल एग्जांपल है पब्लिक सर्विस का। जब कंट्री जो होती है प्रोटेक्ट होती है अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन, तो हर सिटीजन प्रोटेक्ट होता है, यानी कि अगर बाहर से कोई हमला कर रहा है तो ये नहीं है कि हाँ 3-4 लोगों का घर ही प्रोटेक्ट होगा, नहीं, पूरी कंट्री प्रोटेक्ट होती है, यानी कि उसके में आप भी अपने आप ही प्रोटेक्ट हो गए, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्स के साथ एक इकोनॉमी जो होती है कैन नॉट हैव इनफ ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो एक इकोनॉमी में दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट गुड बहुत ज्यादा नहीं होंगे। इट मस्ट ट्राई टू अचीव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये जो है ट्राई करेगा इकोनॉमी अचीव करने के लिए कि भाई दोनों का कॉम्बिनेशन हम किस तरीके से अचीव कर सके कि लोगों के पास प्राइवेट गुड भी हो और पब्लिक गुड भी हो, ठीक है। अब बात आती है मेरिट गुड की। मेरिट गुड के प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम आती है, ये जो गुड्स होते हैं जिनका कंजम्पशन हाईली डिजायरेबल होता है, हाईली डिजायरेबल मतलब सोसाइटी के लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ सोसाइटी के लिए जो गुड्स काफी अच्छे हो गए। मेरिट का मतलब क्या होता है, मेरिट मतलब बेनिफिट, ठीक है। तो ऐसे गुड्स जिनका कंजम्पशन बहुत बेनिफिशियल होता है उसको हम कह सकते हैं मेरिट गुड, ठीक है। मेरिट गुड इज दैट देयर कंजम्पशन बेनिफिट, इसका जो कंजम्पशन होता है बेनिफिट करता है यूजर को और नॉन यूजर दोनों को, ठीक है। एक पर्सन अगर एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो इट इज नॉट ओनली हेल्प हिम, सिर्फ वो उसकी मदद नहीं होती है कि भाई वो एजुकेटेड है और हेल्दी है तो वो मतलब अपने फैमिली को अच्छे से चला पा रहा है, जबकि वो सोसाइटी की भी मदद करता है। कैसे, हेल्थ और एजुकेशन दोनों क्या होते हैं, मेरिट प्रोडक्ट और सर्विस होते हैं जो कि काफी डिजायरेबल है। आप देखते हैं ना एजुकेशन को लेके कई जो लो बैकग्राउंड की भी फैमिलीज होती है वो काफी ज्यादा सजग होती है कि भाई हम एजुकेशन किस तरीके से बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दिलाएं, ठीक है, अच्छे से अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करें, ठीक है। तो मेरिट गुड का कंजम्पशन जो होता है ये बेनिफिट देता है सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को, ठीक है। अगर एक आदमी पढ़ा लिखा होगा तो पूरी सोसाइटी उससे क्या हो जाएगी, इन्फ्लुएंस होगी, वो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएगी लिखाएगी, हेल्थ के मामले में सजग रहेगी, ठीक है। तो क्या होता है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। एवर सोसाइटी हैज टू डिसाइड द एक्सटेंट इट कैन और शुड प्रोड्यूस कंज्यूम मेरिट गुड्स, ठीक है। अब देखिए स्टेट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, पता है आपको, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। 3 जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, थर्ड आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है और क्या टेक्निक है प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन के लिए आपको लैंड लेबर कैपिटल सब कुछ चाहिए। मेरिट गुड्स क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। पब्लिक गुड प्राइवेट गुड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन भले ही ना आ जाए लेकिन राइट और शॉर्ट नोट बिटवीन ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड जरूर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। अब ये जो कर्व होता है इसमें हमें कॉम्बिनेशन चूज करने पड़ते हैं दो गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसको हम एक सिंपल ग्राफ से समझते हैं जिसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो दोनों नाम इसके याद रखिए आप। प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व अगर लिख के आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब भी होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है। अब कंट्री जो होता है उसको अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन 2 गुड्स के चूज करने ही पड़ते हैं, ये इसका अजम्पशन है। सिर्फ 2 गुड्स के वो कंजम्पशन चूज करेगा, जैसे कोई से भी 2 गुड ले सकता है। इसमें तो आपको एलईडी और कंप्यूटर मॉनिटर ले रखा है, लेकिन आप उसमें वीट और राइस भी ले सकते हैं,
आप उसमें राइस और मेज भी ले सकते हैं। कोई भी दो गुड्स के कंजम्पशन को मतलब कॉम्बिनेशन को आप कह सकते हैं, उससे आप पीपीसी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं और उससे पता लगा सकते हैं कि हमें सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा वो कहाँ पर होगा। ठीक है, कितना प्रोडक्शन हमें किस चीज का करना चाहिए। तो जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्स होते हैं कंट्री के आर टेकन एज गिवन एंड सो इज द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, नो चेंजेस आर मेड इन देम। जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्स होंगे कंट्री के उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी का स्टेट होता है पूरा। ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुली एम्प्लॉयड। जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो फुली एम्प्लॉयड होंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। कोई वेस्टेज या अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होगा रिसोर्सेज का। जो प्रोडक्टिव रिसोर्स होंगे वो सुटेबल होंगे प्रोडक्शन के लिए, किसके, गुड्स एंड बोथ गुड्स, माने दो गुड जो आप चुनेंगे उन दोनों के प्रोडक्शन के लिए वो सुटेबल होने चाहिए। शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन टू अदर, मतलब एक का प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरे का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता जाएगा, ऐसे शिफ्ट होगा दोनों का प्रोडक्शन। सच ए शिफ्ट वुड रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट गुड, इंक्रीज द अदर। अगर मान लीजिए सेकंड गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो फर्स्ट गुड का कम हो जाएगा, वही चीज है। कोई भी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, no factor of production is considered to be specific in the production of one good alone, inappropriate of the production of other। ठीक है, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को स्पेसिफिक नहीं किया जाएगा कि भाई सिर्फ एक गुड के मामले में हम कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे गुड पे फोकस नहीं कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, वी कंसीडर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्स ओनली इन फिजिकल टर्म, सिर्फ हम फिजिकल टर्म में बात करेंगे। इनके जो प्रोडक्शन है कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है उसका हम सिर्फ फिजिकल देखेंगे, जो भी आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे उसका। अब ये कुछ अजम्पशंस थे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एलईडी और कंप्यूटर लिया। पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन बना हमारा एलईडी, उसमें हमने 30 लिया और कंप्यूटर मॉनिटर हमने कुछ नहीं बनाया। सेकंड कॉम्बिनेशन हमने लिया जिसमें एलईडी जो हमने प्रोड्यूस किया उसका प्रोडक्शन रखा 25। अब 5 एलईडी जो है हमने यहाँ पे सेक्रीफाइस किए और 14 कंप्यूटर का प्रोडक्शन किया। और थर्ड कॉम्बिनेशन जो है हमारा वो हमने 5 एलईडी और सेक्रीफाइस किए यानी कि 20 हो गया, और यहाँ पे हमने कंप्यूटर की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है यानी कि ये भी 20 हो गया। अब यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि कंप्यूटर और एलईडी दोनों जो है दोनों का प्रोडक्शन 20-20 हो रहा है। ठीक है, और फोर्थ कॉम्बिनेशन हमने 15 और 24 का लिया, फिफ्थ कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से लास्ट सेवंथ कॉम्बिनेशन में मॉनिटर जो है वो 30 हो गया और एलईडी हमारा 0 हो गया। तो ये 7 कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 7 कॉम्बिनेशंस में यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ एम फॉर ईच एडिशनल एल प्रोड्यूस्ड, यानी कि ये कैसे निकलेगा, तो डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा एम। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। डेल्टा एल का क्या मतलब है, 14 माइनस 0 और 25 माइनस 30, 30 माइनस 25। ठीक है, ये निकल जाएगा। देखिए, और अगर हम डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा एल कर दे, डेल्टा क्या होता है, चेंज इन, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन। ठीक है, डेल्टा का मतलब हो गया इसमें से ये माइनस करना, इसमें से ये माइनस करना, ऐसे। ये हो गया आपका डेल्टा एल। उसके बाद क्या करेंगे, डेल्टा एम हो गया, उसके बाद डेल्टा एल में इसमें से ये माइनस करेंगे, ऐसे कर दे देंगे। तो आपकी ये जो वैल्यूज है ये आ जाएंगी, ये डेल्टा एल बाई एम से आएगी और ये डेल्टा एम बाई एल से आएगी। ठीक है, अब उसी हिसाब से हमने पीपीसी कर्व यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। यहाँ पे क्या है देखिए, ये एलईडी है और आपका नीचे होगा मॉनिटर। तो फर्स्ट में 30 और 0 का कॉम्बिनेशन है, तो हमने लिया ये देखिए 30 एंड 0। चलिए हम खुद ही पीपीसी कर्व जो है ये यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, एक छोटा सा पीपीसी कर्व ले लेते हैं इस तरीके से।
ठीक है। अब ये जो हमने किया है तो 30 और 0 का कॉम्बिनेशन है, तो यहां पे हो गया। दूसरा जो कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा 25 एंड 14 का बनेगा, तो यहाँ पे भी हमें लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कहीं 14 ले लेंगे तो 25 और 14 को मिलाएंगे ऐसे, फिर हम मिलाएंगे 20 और 20 को ऐसे, फिर हम मिलाएंगे 15 और 24 को इस टाइप से। तो ये जो हमारा बनेगा इस टाइप से पीपीसी कर्व हमारा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे। देखिए इधर हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। ये 30 और हमारा हो गया 0, 0 का हो गया कॉम्बिनेशन। फिर हमने लिया 25 और 14 का, तो 14 आपका यहाँ पे कहीं आएगा। फोर्टीन यहाँ होगा। फिर 20 एंड 24 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमने लिया। फिर 15 और 15 के साथ किसका था हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन, 20 एंड 20 का है, 20 एंड 20 का है। और 15 एंड 24 का है, 15 के साथ है आपका 24 का कॉम्बिनेशन। उसके बाद है 10 एंड 27, 10 एंड 27। उसके बाद है 5 एंड 29। ठीक है, तो इसके बाद हमने इस कर्व को इस तरीके से ड्रॉ किया, सारे पॉइंट्स जितने भी थे हमने मिला दिए। अब इसकी जगह आप व्हीट एंड राइस का भी कॉम्बिनेशन ले सकते थे। व्हीट और राइस, मान लीजिए इंडिया में हमें दो चीजों की प्रोडक्शन करनी है, तो हम अगर 20 केजी व्हीट लेते हैं तो हमें 0 केजी राइस करना है। फिर हम क्या करेंगे और कम कर देते हैं, 15 केजी व्हीट लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 10 केजी ऑफ राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर हम 10 केजी ऑफ व्हीट लेंगे ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 7 केजी ऑफ, नहीं 10 अगर कम हो रहा है तो इधर बढ़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, 13 केजी ऑफ राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। हम अगर 5 केजी व्हीट लेंगे अगर, तो हम 17 केजी ऑफ राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस टाइप से हम बढ़ाते जाएंगे प्रोडक्शन, और ये 0 पे आ जाएगा और वो एकदम फिर से 20 पे चला जाएगा। तो इस टाइप का ही कुछ पीपीसी कर्व आप बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है, ये देखिए कि इस पीपीसी कर्व में अंदर की तरफ आपको ये जो दिख रहा है पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है ये, तो ये पीपीसी कर्व के बैकग्राउंड से टच नहीं हो रहा है, इस बाउंड्री से टच नहीं कर रहा है, यानी कि ये अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्स है। इन रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। सी और बी जो है ये यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है, इनका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन हुआ है। जितना ये प्रोडक्शन दे सकते थे उतना इन्होंने दिया है। ठीक है, अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पीपीसी कर्व के, ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट इम्प्लाइज दैट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर यूनिट, एक चीज का अगर आप ज्यादा यूनिट गुड जो है प्रोड्यूस करेंगे तो कुछ यूनिट जो होंगे दूसरे गुड के आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपके पास जमीन उतनी ही है, आपको दोनों चीजों का प्रोडक्शन करना है। अब ये कॉनकेव क्यों होता है, डाउनवर्ड, अ कॉनकेव डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व
इनका स्लोप इंक्रीज हो जाता है। द स्लोप इज द सेम एज MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर ही होता है इसका स्लोप। इसीलिए कॉनकेव का मतलब क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का बढ़ना, ठीक है, जिसमें पीपीसी का बेस्ड है, उसी अजम्पशन पे वो बेस्ड है, ठीक है, कॉनकेव है इसी वजह से, क्योंकि एक गुड को लेता है और दूसरे को सेक्रीफाइस करता है। क्या ये पीपीसी कर्व स्ट्रेट लाइन में हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। अगर हम एज्यूम कर ले कि जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि ट्रांसफॉर्म जो हो रहा है वो चीजें कांस्टेंट हो रही है, अगर 20 यहाँ पे कम हो रहा है तो 20 बढ़ रहा है, ऐसे हो रही है, तब जाके आप इसको कह सकते हैं कि हाँ ये जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए, जब स्लोप कांस्टेंट रहेगा तो कर्व जो होगा वो स्ट्रेट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट रहेगा? अगर ये कांस्टेंट रहेगा, वी अज्यूम दैट ऑल रिसोर्सेज आर, सभी जितने भी रिसोर्सेज है वो इक्वली इफिशियंसी देंगे सभी चीजों के प्रोडक्शन में। टिपिकल पीपी कर्व जो होता है टेकन टू बी कॉनकेव कर्व, ये हमें कॉनकेव लेना होता है क्योंकि ये जो है ज्यादा रियलिस्टिक अजम्पशन पे बेस्ड है। सभी रिसोर्सेज जो होते हैं इक्वली इफिशिएंट नहीं होते हैं प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज के। कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी इफिशियंसी कम होती है, कुछ रिसोर्सेज की इफिशियंसी ज्यादा होती है, यानी कि कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं हमें ज्यादा बेनिफिट करा सकते हैं, कुछ रिसोर्सेज हमें कम बेनिफिट करा सकते हैं, कम फायदा करवाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट में आलू और गेहूं में से, यानी कि पोटैटो और वीट में से, वीट का प्राइस जो है वो ज्यादा चल रहा है, ठीक है, पोटैटो का कम चल रहा है, लेकिन हमें दोनों की प्रोडक्शन अगर करनी है तो हम वीट कितना प्रोड्यूस करें और पोटैटो कितना प्रोड्यूस करें, ये हमें देखना होगा ना। तो ये हम यहाँ पे हम पीपी कर्व का यूज करेंगे। क्या होता है, क्या प्रोडक्शन जो होता है सिर्फ पीपी कर्व पे हम देख सकते हैं? नहीं और हाँ, ये दोनों इसके आंसर। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज अगर फुली और इफिशिएंटली यूटिलाइज है तो हाँ, अगर रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड और इनएफिशिएंट है, ठीक है, तो नहीं। अंडर यूटिलाइज्ड यानी कि पीपी कर्व के पॉइंट पे नहीं है, उससे अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो होता है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, रिसोर्स जो है ये अंडर यूटिलाइज्ड है यानी कि इनएफिशिएंट है, इसका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। ये जितना हमें आउटपुट दे सकता था उतना नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेस पूरी तरीके से यूटिलाइज्ड है, इनका पूरी तरीके से इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब पीपी कर्व क्या शिफ्ट कर सकता है? हाँ, अगर रिसोर्सेस इंक्रीज हो जाते हैं, उसमें ज्यादा लेबर, ज्यादा कैपिटल, ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, दोनों गुड्स का, तो क्या होगा, पीपी कर्व जो होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पीपी कर्व लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होता है? जब सब चीजें कम हो जाती हैं, जब रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं, जब पॉपुलेशन कम हो जाती है, जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है कैपिटल स्टॉक का, कोई अगर नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से, कोई महामारी फैल गई उसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्सेज डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, इसीलिए क्या होता है, इसकी पॉसिबिलिटी तो कम होती है लेकिन ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जैसे, ठीक है। अब राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड का भी आ गया समझ में। अब ये जो टॉपिक है नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स।